हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 29 दिसंबर 2025। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे क्या-क्या है हमारे लिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज का पहला मुद्दा हम लोग देखते हैं। पहला मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि वेनेजुएला जो है रिसोर्स कर्स है, ठीक है? क्या है इसमें न्यूज़ में कि हाल के वर्षों में वेनेजुएला के प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद जो है, जिसको जीडीपी पर कैपिटा है, वो लगभग कितना हो गया है कि पहले जो 3 दशक में था ना, मतलब लगभग 30 वर्षों पहले जितना था, उतना ही अभी के समय में इसका जो है जीडीपी पर कैपिटा हो गया है, ओके? ऐसा क्यों हुआ है? ये भी देखते हैं हम लोग। तो इसमें और आगे क्या कह रहा है कि ओपेक जो का ये संस्थापक सदस्य है, वेनेजुएला जो है, वो ओपेक का संस्थापक सदस्य होने के बावजूद भी वेनेजुएला में अन्य ओपेक जो और जो सदस्य देश हैं, उनके तुलना में क्या है कि जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेब्ट है, मतलब सबसे अधिक है, सरकारी जो सकल ऋण है ना, सबसे अधिक है। जबकि अन्य देश जो वैश्विक तेल मूल्य संकटों से पार कर चुके हैं, और यह देश आर्थिक दबाव में फंसा हुआ है। इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वेनेजुएला में आर्थिक संकट का कारण केवल वैश्विक कच्चे तेल का कारक ही नहीं हो सकते हैं। मतलब इसमें बोल रहा है कि सिर्फ कच्चे तेल का ही कारक नहीं हो सकता है, अन्य कारक भी है। तो ये आज हम लोग देखेंगे कि किस कारण जो है कि वेनेजुएला का जीडीपी जो है आपका पर कैपिटा जो है वो सबसे कम कैसे हो गया है, जो पिछले 30 वर्षों से, मतलब 3 दशकों में जितना था उतना ही अभी इन लोग का पर कैपिटा जीडीपी है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखेंगे ना कि जो हम लोग ये अभी पढ़े थे, रिसोर्स कर्स, तो जिसको संसाधन अभिशाप बोला जाता है। तो संसाधन अभिशाप किसे कहते हैं? ओके, तो इसको जानेंगे हम लोग पहले। क्या होता है संसाधन अभिशाप? तो ये होता है ना कि जब किसी देश के पास अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, खनिज होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आर्थिक विकास धीमा रहता है, संस्थाएँ कमज़ोर हो जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, विविधीकरण नहीं हो पाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? रिसोर्स कर्स कहा जाता है, ठीक है? और मतलब संसाधन अभिशाप कहा जाता है। एक आप लोग को पिछले 2-3 दिन पहले जो हम लोग मुद्दा पढ़े थे, डच डिजीज़ का जो मुद्दा था, आप जाके देख लीजिएगा, न्यूज़ में आया हुआ था, और मैं भी द हिंदू में इसको करवाया हूँ। तो डच डिजीज़ का ही ये कहीं न कहीं ये ऐसे ही होता है। डच डिजीज़ में क्या होता था कि किसी एक आप मतलब सेक्टर पे आप निर्भर रहते हैं, और बाकी सेक्टर उसी से प्रभावित होकर क्या होते हैं, आपका जो विदेशी मुद्रा तो बढ़ाता है, लेकिन देश का जो निर्यात जो होता है ना, देश का जो उत्पादन होता है और निर्यात होता है, वो आपको कम कर देता है। सिर्फ़ एक ही सेक्टर में विकास होता है, और बाकी सेक्टर उसी के कारण प्रभावित होते हैं। ओके? तो इसी को डच डिजीज़ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? वेनेजुएला के इस संदर्भ में जो संसाधन अभिशाप है, रिसोर्स कर्स है, का रीज़न क्या है? तो तेल पर अत्यधिक निर्भरता हो गया। कैसे? वेनेजुएला की 90% जो है, 90% प्लस में निर्यात आय आय कहाँ से होता है? जो इसका तेल से आती थी। लेकिन कृषि विनिर्माण, सेवा क्षेत्र उपेक्षित हो गया। मतलब कृषि विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में क्या है कि इसमें निर्यात बहुत कम होता था। मतलब एक्सपोर्ट इसको कम कर पाते थे। आयात पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई। जब इसमें उत्पादन कम होगा, कृषि हमारा उत्पादन कम होगा, सर्विस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, तो हमारा क्या होगा? बाहर से ही मँगवाना पड़ेगा ना। नहीं समझे? जैसे मतलब एक देश में क्या है कि सिर्फ़ कच्चा तेल निकल रहा है, और इसी पे सब जोर दे रहे हैं कि कच्चा तेल बाहर भेजो, ज़्यादा मुनाफ़ा है। अब इस पे ज़्यादा जोर देने से क्या हुआ, बाकी कृषि भी नहीं, कृषि में जो लोग लगे हुए थे वो भी कच्चे तेल में लगे गए। आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी वही लग गए, सेवा क्षेत्र वाले भी वही लग गए। लोगों को जैसा मतलब बेनिफिट मिलता है उसे, और सरकार भी वेनेजुएला का में भी क्या हुआ कि यही जो अपनाया गया। तो इसी कारण इसको डच डिजीज़ भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का देखिए क्या हो गया कि निर्यात सिर्फ़ क्या होगा, तेल से आय स्रोत बन गया, और तेल से बाकी किस पर प्रभावित कर दिया? ये आपका कृषि पे कर दिया, विनिर्माण पर कर दिया, और सेवा क्षेत्र पर प्रभाव डाल दिया। देखिए यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ है आपके लिए कि डच डिजीज़ में भी क्या होता है? डच डिजीज़ तेल निर्यात से मुद्रा मजबूत हुई, जिससे अन्य सेक्टर प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा में क्या हो गया, अब ये तो फर्स्ट हो गया कि तेल आयात पर निर्भरता, दूसरा क्या हो गया हमारा यहाँ पे संस्थागत जो विफलता है, वहाँ का इंस्टीट्यूशनल जो फेल्यूर है कैसा, कि तेल कंपनी जो है पीडीवीएसए का राजनीतिकरण होने लगा वहाँ पे, पेशेवर प्रबंधन की जगह राजनीतिक नियुक्तियाँ होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफ़ेशनल अपॉइंटमेंट ना होके राजनीतिक से जो भी जिनके आपका जुड़े रहते हैं, वो करवाते थे, ठीक है? जो पॉलिटिक्स वहाँ के पॉलिटिकल लोग वहाँ के मतलब जो है कि इस संस्था में अपने ही आदमी को नियुक्त करते थे, ओके? अब क्या हुआ, उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आया। इससे क्या हुआ, जब अब राजनीतिकरण जिनको अनुभव मतलब ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, उसको आप बैठाओगे तो उत्पादन वो कहाँ से करवा पाएँगे? तो इसलिए उत्पादन क्षमता में भी भारी गिरावट आई। तो एक तरह से संस्थागत विफलता भी इसको दर्शाता है। थर्ड क्या हुआ हमारा कि लोक लुभावन नीतियाँ लाई गई, ठीक है? पॉलिसीज़ लाया गया, कैसे? तेल आय से भारी सब्सिडी और मुफ्त योजना चलाए गए, दीर्घकालिक निवेश की जगह तत्कालिक राजनीतिक लाभ उठाए गए, फिजिकल डिसिप्लिन का अभाव हो गया, तो यहाँ पे लोक लुभावन नीति लाया गया, ओके? फोर्थ क्या है यहाँ पे, क्या हुआ जिसके कारण वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट आया। जैसे क्या हुआ कि 2014 के बाद क्या हुआ ना, कच्चा तेल का कीमत गिर गया। ठीक है? जिससे क्या हो कि जब कच्चा तेल का कीमत गिर गया तो सरकारी राजस्व में तो तेज़ी से कमी आएगा ना, क्योंकि यहाँ लोग क्या है कि आयात पर ही सॉरी निर्यात पे ही निर्भर था, वो भी तेल के निर्यात से ही आय लेते थे, आय कमाता था। तो इसीलिए क्या हुआ, सरकारी राजस्व भी वहाँ का तेज़ी से कमी आई और विदेशी मुद्रा भी संकट हुआ, क्योंकि बाहर से जब मुद्रा ही नहीं आएगा फॉरेन आपका करेंसी, तो ये विदेशी मुद्रा का संकट भी उजागर करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें और क्या हुआ कि जैसे देखिए अमेरिका ने प्रतिबंध भी यूएस सैंक्शन भी लगाया था। पाँचवा क्या है, यूएस सैंक्शन भी लगाया। क्या हुआ कि तेल निर्यात और वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया, कौन? यूएसए द्वारा। निवेश और तकनीक का अभाव हो गया इसके पास और आर्थिक अलगाव भी आ गया, ठीक है? तो इस कारण भी क्या हुआ कि वेनेजुएला का जो जीडीपी जो पर कैपिटा है, वो आपका पिछले 3 दशक चला गया, ओके? जितने पिछले 3 दशक में जीडीपी था ना उतना, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया वहाँ पे, ठीक है? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ओके? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि वेनेजुएला के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानकारी लेते हैं, ओके? क्या है वेनेजुएला, कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपका देश का उत्तरी भाग जो कैरिबियन सागर है, उत्तरी भाग से ये सीमा कहाँ-कहाँ से सीमा लगाता है ये, बॉर्डर इसका? तो कैरिबियन सागर जो उत्तरी भाग में है, ईस्ट में गुयाना से लगता है, साउथ में आपका ब्राज़ील से लगता है, वेस्ट में आपका कोलंबिया से लगता है, ये याद रखिएगा, ओके? गल्फ ऑफ वेनेजुएला जो है उत्तर-पश्चिम में कोलंबिया के पास है, कहाँ है? उत्तर-पश्चिम में कोलंबिया के पास है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला। स्ट्रेट ऑफ मराकाइबो भी है वहाँ का, तो वो क्या होता है, लेक मराकाइबो को कैरिबियन सी से जोड़ता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब आता है, ओके? स्ट्रेट ऑफ मराकाइबो जो है, वो किसको जोड़ता है? लेक मराकाइबो को कैरिबियन सी से जोड़ता है। ये कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में है, ओके? आगे और चलते हैं। आगे में क्या है यहाँ पे देखते हैं थोड़ा-सा और भी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ यहाँ एक रिवर है जो ओरिनोको है रिवर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ओके? स्टार यहाँ लगाया हुआ है। ये इसका स्रोत कहाँ से है? तो गुयाना हाईलैंड से होता है और मुहाना कहाँ बनाता है? तो ये अटलांटिक ओशियन में बनाता है। ये कैसा क्षेत्र है कि तेल तेल समृद्ध जो ओरिनोको बेल्ट इसी के पास स्थित है। ओरिनोको बेल्ट जो है ना, तेल समृद्ध जो कहा जाता है, वो ओरिनोको बेल्ट इसी के पास है आपका, ओरिनोको रिवर के पास, ओके? लेक मराकाइबो है। लेक मराकाइबो क्या है? दुनिया का प्राचीनतम झीलों में से एक है और वेनेजुएला का प्रमुख तेल क्षेत्र भी है जो कैरिबियन सी से जुड़ा हुआ है। आगे क्या है कि इसका जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो क्या है, राजधानी कहाँ हुआ आपका? काराकस, ठीक है? काराकस, जो उत्तर में क्या है, कैरिबियन के पास है, ओके? आपका माराकाइबो जो है तेल क्षेत्र है। ओरिनोको ऑयल बेल्ट अभी जो पढ़े हैं, हैवी क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है, जो कहाँ पे है? ओरिनोको रिवर के पास है। एंजल फॉल है, एंजल फॉल जो है जो कहाँ है? कैनियामा नेशनल पार्क में स्थित है, और ओके, एंजल एंजल जो फॉल्स है जो कैनियामा नेशनल पार्क में स्थित है, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और चीज़ आया था इसमें, कहा गया था कि ओपेक के बारे में
कि ओपेक का ये संस्थापक सदस्य है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी आपका द हिंदू में जो न्यूज़ आ रहा है, देखिए कुछ चीज़ें होता है कि पॉलिटिकल होता है, उससे हमें उसकी ज़्यादा ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही मतलब क्या हमें होता है ना कि पॉइंट वाइज़, जैसे ओपेक आ गया यहाँ पे, वेनेजुएला आ गया, तो ये स्टैटिक पोर्शन भी आपका कंप्लीट होते जाता है आपका करंट के माध्यम से। यही ये पढ़ने का ये तरीका है, ओके। और क्या होता है आपका कि जैसे मान लिया जाए कि अभी हमें जो बाहर क्या चल रहा है, उससे भी सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम पूरे दृश्य आप लोग के सामने से लेके चल रहे हैं, ओके। क्या है ओपेक? क्या है ओपेक? क्या है? तो ओपेक तेल निर्यातक देश का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है? सदस्य जो देश हैं कि तेल की नीतियों का समन्वय करते हैं और वैश्विक तेल बाजार में कीमतों को स्थिर रखता है, और उत्पादक हो गया उपभोक्ता देशों के हित में संतुलन बनाने का इनका कार्य है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। संस्थापक देश कौन कौन है? तो ये याद रखिएगा, पूछता है। तो संस्थापक देश जो है हमारा, ये इसका जो ओपेक का है, जो 5 देश है, कौन? ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ है? तो वियना है, ऑस्ट्रिया में जो वियना है वहाँ है। और कुल सदस्य जो इनका है, जो 12 है। ये जो 5 सदस्य के बाद है, कौन-कौन है? यूएई है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गैबन है, और भी है कंट्री इसके हैं, जो टोटल 12। और ये क्या होता है ना, ये आपका बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि यही रहेगा, तो ये देश बदलते रहता है। अब देखिए, हम यहाँ पे आपके लिए क्या लगाया हूँ, क्वेश्चन लगाया हूँ, एमसीक्यू लगाया हूँ इतना पढ़ने के बाद। तो निम्नलिखित में कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य था? तो कौन था? नाइजीरिया भी नहीं था, यूएई भी नहीं था, रसिया भी नहीं था, वेनेजुएला है, ओके। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग वियना पढ़े, ऑस्ट्रिया के वियना में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। एक और आप लोग के लिए मेंस का आंसर क्वेश्चन भी लगाया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हमेशा आर्थिक समृद्धि नहीं लाती। वेनेजुएला के उदाहरण के साथ विश्लेषण कीजिए। तो आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वेब्स एकेडमी 24 पर आप जाके इसको सेंड कर सकते हैं। और हमारा चैनल जो है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्टडी चैनल, जो है आपका, आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K का, आपका सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ मतलब आपके सब्सक्राइब से ही तो हमारा हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं कुछ और अलग ला पाऊंगा आपके लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और आप अपने मांगों को भी रख सकते हो वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट मुद्दा हम लोग चलते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट मुद्दा, जो है हमारा है आज का, वो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड व्हाई इज एवरीवन लुकिंग फॉर देम। कह रहा है ना कि मतलब ये क्या है कि रेयर अर्थ को लेकर क्या है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब ज़्यादा है। सारा लोग कहाँ भाग रहा है? आपका रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसी के तरफ। क्यों? चीन का वर्चस्व और ग्रीन एवं डिजिटल ट्रांजिशन में उनकी भूमिका पर चर्चा इसलिए हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम लोग पहले जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या, ओके। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है हमारे लिए? क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट है, इन्हें क्या बोला जाता है कि ये दुर्लभ है, मतलब रेयर है। और रेयर क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि ये कम पाया जाता है। क्या होता है ना कि मिनरल के साथ ये और भी खनिजों के साथ क्या पाए जाते हैं, जिसको शुद्ध रूप से निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट। ये नहीं कि पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं? तो 17 है, ठीक है। रेयर धात्विक तत्वों का समूह 17 है, जो 15 लेथेनाइड्स हैं, जो लेथेनम से और ल्यूटिनम तक, ल्यूटिटियम तक, ओके। और 2 हैं, जो एक एस्केंडियम है और इट्रियम है, ओके। याद रखिएगा ये कि 17 कौन-कौन है। नाम रेयर इसलिए नहीं है कि ये बहुत दुर्लभ है, देखिए, बल्कि इसलिए है कि यह इकोनॉमिकल वायेबल है, मतलब सेकेंडरी रूप में कम मिलते हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग होता है बहुत कठिन होता है, महँगा होता है और प्रदूषणकारी भी है। तो इस कारण होता है, इसका टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है, इसी कारण होता है कि ये मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। कुछ जो प्रमुख जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, जैसे जैसे आपका क्या हो गया, नियोडियम हो गया, न्यूडीमिया हो गया, आपका शक्तिशाली मैग्नेट जिसको बोला जाता है,
डायस्पोरियम हो गया, आपका उच्च ताप पर मैग्नेट स्थिरता को बनाए रखता है। लिथियम हो गया, जो बैटरियों में होता है, कैमरा लेंस में उपयोग किया जाता है। सीरियम हो गया, जो कैटलिस्ट और पॉलिशिंग में उपयोग किया जाता है। इट्रियम हो गया, जो लेड एलईडी में और लेजर में उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब दुनिया इसे क्यों ढूंढ रहा है भाई? ये भी तो देखें, दुनिया मतलब ऐसा क्या हो गया है कि इसके पीछे भाग रहा है। तो ये क्या कहता है कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में इसका उपयोग होता है। जैसे क्या होता है कि विंड टरबाइन जो चलाने के लिए होता है ना, कि परमानेंट जो मैग्नेट की आवश्यकता पड़ता है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट से आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मोटर और बैटरियां बनाई जाती है, जिसके लिए भी रेयर अर्थ की उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल में भी उपयोग किया जाता है। और क्या होता है कि इससे क्या हो गया कि हमारा जो नेट जीरो का लक्ष्य को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी जरूरी है। तो इसलिए क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में इसका उपयोग है, इसका महत्व है, इसलिए ढूंढा जा रहा है। लोग आज के जो प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के कारण लोग जो बन रहे हैं ग्रीन एनर्जी के और जा रहे हैं। ओके, समझे? अब दूसरा क्या है कि हाई टेक एंड डिजिटल इकोनॉमी आज के डेट में है। तो उसके लिए क्या है, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, सेमीकंडक्टर में, 5G में, एआई में, डाटा डेटा सेंटर में, ये सब में रेयर अर्थ उपयोगी है। दूसरे थर्ड क्या है हमारा, डिफेंस एंड जो रणनीतिक उपयोग में, रक्षा एवं रणनीतिक उपयोग में क्या है कि जैसे मिसाइल गाइडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है, रडार में किया जाता है, सोनार में किया जाता है, फाइटर जेट्स बनाने में किया जाता है, ड्रोन्स में आदि में किया जाता है। इसलिए रणनीतिक इसको खनिज भी बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, चौथा में क्या है कि चीन का वर्चस्व भी है, मतलब चीन को काउंटर करने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि चीन जो है 60 से 70% जो वैश्विक प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें अपना ये वर्चस्व बना रहा है। और प्रोसेसिंग में जो है कि 85 से 90 प्रोसेसिंग मतलब 90% जो है इसका प्रोसेसिंग क्षमता इसके पास है। किसके पास? आपका चीन के पास। उससे क्या है आपका, क्या हो रहा है, चीन को क्या कर रहा है कि भू राजनीतिक हथियारों की तरह ये इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या है कि बाकी देशों के सप्लाई चेन में भी सिक्योरिटी का खतरा आता है। मान लिया जाए कि चीन के अगेंस्ट तो कोई नहीं बोलेगा अगर ये कुछ भी करेगा तो। तो ये भी इसी के लिए भी लोग मतलब जो और बाकी जो देश हैं वो अपना रेयर अर्थ की ओर ज़्यादा आजकल भाग रहे हैं। अब क्या है कि प्रमुख उत्पादक देश जो आपका क्या कौन-कौन है? तो चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब प्रमुख उत्पादक है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो कर रहा है ना आपका, चाइना कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं कि भारत में रेयर अर्थ का एलिमेंट्स का क्या स्थिति है। तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मोनोजाइट भंडार है। मोनोजाइट सैंड में क्या होता है, लाइट रेयर अर्थ होता है, जैसे आपका न्यूडीमियम हो गया, लिथियम हो गया, सीरियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब पाया जाता है। और जो कौन सा स्टेट में है भारत का, तो केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्यों में पाया जाता है। ओके, तो स्थिति हमारे पास है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे संस्थागत ढांचा क्या है हमारे लिए, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, IREL जो इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो पहले नाम था, ये किसके अधीन काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट जो अन्वेषण हम लोग का करता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन मतलब हो गया, अन्वेषण किया। भारत रेयर अर्थ लिमिटेड जो है प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये हमारे पास संस्थागत फ्रेमवर्क है। और क्या है, भारत में रेयर अर्थ से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है? तो क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे पहला जो है ना हमारे पास प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी का अभाव है। मोनाज़ाइट में थोरियम तो पाया जाता है, लेकिन कड़े नियम हैं उसके लिए। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। दूसरा क्या है, निजी निजी क्षेत्र का सीमित भागीदारी है। जो चीन का माइनिंग प्रोसेसिंग में वर्चस्व भी है। भारत सरकार का हालिया जो पहल है, वो देखते हैं हम। देखिए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया। क्या होता है, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी का अभाव है। मोनाज़ाइट में थोरियम है, लेकिन उसमें कड़े नियम पाया जाता है। दूसरा हो गया, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। चीन का माइनिंग प्रोसेसिंग में वर्चस्व है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कह रहा है कि भारत का सरकार का पहल कौन-कौन से है? तो क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजी चलाया गया है, जो कि क्या करता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रणनीतिक खनिज घोषित किया करता है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देता है।
ये पहल चलाया गया। दूसरा क्या है किया गया है कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में बढ़ावा देगा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगा। अब ओवरसीज जो एक्विजिशन है, जो कहाँ-कहाँ से किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में खनन का सहयोग किया गया। वहाँ अफ्रीका में क्या कर रहा है, हम लोग का आपका निवेश किया जा रहा है निकालने के लिए, वहाँ से रेयर अर्थ निकालने के लिए। ओके, जो रिसाइक्लिंग एंड आर-एन-डी पर मतलब क्या है, आपका ई कचरे से आपका रिसाइक्लिंग किया जा रहा है, आर-एन-डी किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, ई कचरे से रेयर अर्थ एलिमेंट्स पुनर्प्राप्ति किया जा रहा है, वैकल्पिक सामग्री पर शोध किया जा रहा है। तो ये सब भारत के द्वारा किया जा रहा है। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन इसका है, एमसीक्यू है। क्या कह रहा है कि भारत में रेयर अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पहला क्या बन रहा है कि भारत में रेयर अर्थ मुख्यतः मोनेजाइट रेत में पाए जाते हैं। चलिए ये भी सही है। आईआईएल डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अधीन है, ये भी सही है। भारत हैवी रेयर अर्थ का प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, ऐसा नहीं है। ये है आपका चाइना है, जो 60 टू 70% आपका प्रोडक्शन करता है। तो हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आपके लिए फिर से मैं मेंस का क्वेश्चन रखा हूँ, आप जरूर से जरूर लिखिएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत की हरित ऊर्जा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में इनके विकास से जुड़ी चुनौतियां और समाधान पर चर्चा कीजिए 250 शब्द में। नेक्स्ट मुद्दा पे आज हम चलते हैं। आपके लिए बहुत मतलब कहीं न कहीं ओवरऑल जो भी इसमें है, उसको आप मैं लेके पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप जाके कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आज का थर्ड मुद्दा हम लोग चलते हैं कि ओरोसिंक मिसाइल जो है, ओरोसिंक जो मिसाइल है, वो न्यूज़ में आया है। तो ओरोसिंक मिसाइल कहाँ का है भाई? पहले तो ये है कि ये रूस का जो है, यूरोप के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को चुनौती देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। कौन? रूस। अमेरिका रिसर्च करके बताया है कि रूस क्या किया है कि पूर्वी जो बेलारूस में एयरबेस पे ये न्यूक्लियर पावर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैनात शुरू कर दिए है, जो ओरोसिंक नाम से है। यह कदम रूस की उस क्षमता को काफ़ी बढ़ा सकता है, जिसमें वह पूरे यूरोप को टारगेट करने के लिए ऐसा बोल रहा है। ये कौन? आपका अमेरिका बोल रहा है। तो बेलारूस में ओरोसिनिक जो की तैनाती रूस की न्यूक्लियर डिटररेंस रणनीति को भी और आक्रामक बना देती है। इसका मकसद नाटो जो है ना, नाटो का देशों के यूक्रेन को ऐसे हथियार देने से रोकना है जिनसे रूस में बड़े हमले किए जा सकते हैं। क्या है ना कि इसका जो मकसद है ना कि नाटो देश जो है, वो क्या करना चाह रहा है कि यूक्रेन को हथियार देने से रोकना है, जिससे रूस में बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये नहीं मतलब अगर मान लिया कि रूस अपना नहीं बेलारूस में करेगा, तो डर है रूस को कि कहीं न कहीं अगर मान लिया जाए कि नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे दे और जो यूक्रेन है वो आपका रसिया पे वार कर दे। तो इसी को रोकने के लिए एक इसका रणनीतिक डिटररेंस है। तो अब ये हम लोग जानते हैं कि ओरोसिंक जो है क्या? ओरोसिंक मिसाइल क्या है? तो ओरोसिंक मिसाइल रूस द्वारा विकसित की जा रही नई पीढ़ी के बैलिस्टिक हाइपरसोनिक है, ठीक है? हाइपरसोनिक है, ये याद रखिए, हाइपरसोनिक क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली है। और ये कैसा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसे जाता है ये, ठीक है? मतलब ये आप यहाँ से छोड़ा जाता है और जाके इंटरकॉन्टिनेंटल, इसकी जो क्षमता है ना 35,000 आपका किलोमीटर तक इसका रेंज है, 35,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। ओके, ऐसा बताया जा रहा है। प्रमुख विशेषता क्या है? उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है, जो संभावित रूप से हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त है। देखिए आपको बोले थे हाइपरसोनिक है। गति बहुत अधिक है इसमें। देखिए हाइपरसोनिक में क्या होता है ना, यहाँ पे 5 मैक है, यहाँ 10 मैक बताया जा रहा है, ठीक है? साउंड से 10 गुना भी ज़्यादा इसका स्पीड है। साउंड की गति से 10 गुना ज़्यादा है। मार्ग जो है आपका पारंपरिक जो है आपका, ये कैसा है आपका बैलिस्टिक से अलग है, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मतलब आसान होगा। और इसका ओवरहेड जो है आपका क्या करेगा ये, 1 मिनट, आपको ओवरहेड जो है पारंपरिक जो कन्वेंशनल है या परमाणु होने की न्यूक्लियर कैपेबल होने की संभावना है। ये मतलब अभी जो है पूरे तरीक़े से इसके बारे में नॉलेज मतलब अभी तक इसको नहीं रिवील किया गया है। ओके,
सटीकता क्या है? इसका एडवांस गाइडेड सिस्टम है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? दुश्मन की एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस को चकमा देना और रणनीतिक ठिकानों पर तेज प्रहार करना। महत्व इसका है, स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है? डिटरनेंस बढ़ाना है, ठीक है? तेज प्रक्रिया और गहरे लक्ष्य भेदने में की क्षमता है इसमें। एयर डिफेंस बाईपास करेगा, जैसे उच्च गति अनियमित प्रेक्षवर्क से इंटरसेप्शन कठिन हो सकता है। रणनीतिक संचार में भी ये करेगा, महत्व है। शक्ति प्रदर्शन से कूटनीति का सौदाबाजी भी बढ़ेगा, अगर इसका शक्ति प्रदर्शन अच्छा करेगा तो इसलिए क्या है, रणनीतिक संचार अपना बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा है, ये महत्व है। युद्ध क्षेत्र प्रभाव भी करता है, जैसे कैसे सीमित समय में बड़े क्षेत्र में ये करेगा, प्रभाव डालेगा, उच्च मूल्य लक्ष्यों पर भी प्रभाव करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये महत्व रखता है अपना। इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या है? तो कमियां हम लोग देखते हैं और सीमाएं जो है, पहला क्या है कि ये तो उच्च लागत है, इसमें होगा उत्पादन जो है उन्नत प्रोन्नत की जरूरत पड़ेगा, सामग्री और मार्गदर्शन की भी जरूरी पड़ेगा, जो महंगा और जटिल है। दूसरा क्या है? आपका विश्वसनीयता और सटीकता पर, अत्यधिक गति पर मार्गदर्शन और सटीकता की चुनौती आ सकती है। और थर्ड क्या है आपका बता रहा है इसमें चुनौती कि स्केलेबिलिटी जो है, बड़े पैमाने पर तैनाती कठिन हो जाता है। और फोर्थ जो है, एस्केलेशन रिस्क भी है, न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म होने से गलत आकलन का खतरा भी ये बता सकता है। और प्रत्युत्तर का विकास होगा, जिससे क्या होगा कि विरोधी, मतलब प्रत्युत्तर मतलब होता है ना कि आप अगर किए हैं तो कोई और भी हाइपरसोनिक डिफेंस के विकसित कर सकता है। अब देखिए आपके लिए ये आपके लिए क्या है, आपका क्वेश्चन भी एक लगाया गया है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत होता है, ये आपका 1, 2 और 3 ये इसका स्टेटमेंट है। तो हाल ही में चर्चा ओरसिंग मिसाइल जो है के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित है, बताई जाती है। ओके, तो ये सही है। इससे पहली बार यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस द्वारा परिचालन रूप से प्रदर्शित प्रयोग करने का दावा किया गया है, तो ये भी सही है। यह केवल परमाणु वारहेड ले जाने के लिए ही विकसित किया गया, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल परमाणु वारहेड के लिए ही विकसित किया गया है। ओके, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2। देखिए क्या है ना कि ये आपका 2024 में जो था ना, ये पहली बार रूस ने प्रयोग किया था, टेस्टिंग किया था यूक्रेन वार में ही इसका, ऐसा न्यूज़ निकल के आया है। ओके, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा आज का है। देखिए नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं। इंडियन रिसर्च डेफिसिट, मतलब इंडियन जो आपका अनुसंधान है ना, वो घाटा में चल रहा है। क्यों? भारत में अनुसंधान की कमी है। क्यों? हाल ही के समय में जो नीति निर्माता जो है, शिक्षा जगत और मीडिया में चर्चा है कि भारत की आर्थिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बनने के लिए और वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा के लिए अनुपात में क्या है, R&D जो हमारा है का स्तर जो है अपेक्षित नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका इंडियन रिसर्च डेफिसिट क्या है। तो इंडियन रिसर्च डेफिसिट का अर्थ होता है जीडीपी के अनुपात में R&D का कम व्यय। ओके, कम पेटेंट, कम उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशन हो रहा है, विश्व स्तरीय शोध संस्थानों की सीमित संख्या है, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज की कमजोरी है। तो इसी को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाएगा? आपका इंडियन रिसर्च डिसिप्लिन। और एक चीज सरल शब्दों में आपको यहाँ पे मैं लाया हूँ कि सरल शब्दों में कह सकता है कि भारत जो है ज्ञान उपभोग करता अधिक है, ज्ञान का उपभोग करने कंज्यूमर तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे नॉलेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो कम हो रहा है। कारण क्या है? आपका R&D पर कम व्यय या खर्च। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए है कि जीडीपी का केवल 0.7% ही R&D पर खर्च होता है, जबकि अमेरिका जैसा देश में 3% होता है जीडीपी का, और चीन में 2.4% होता है, और दक्षिण कोरिया जैसा देश में 4% होता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रदर्शन हमारा क्या दिखाता है कि रैंक तो सुधरी है, रैंक हमारा सुधरा है, लेकिन जो डीप टेक होता है ना, और डीप टेक्नोलॉजी और मूल अनुसंधान में कमजोरी अभी भी बनी हुई है। और ये क्या करेगा? आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को ये बढ़ाता है।
क्योंकि ज़रूरी है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए ज़रूरी है, एआई, बायोटेक जैसे डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी शोध अनिवार्य हो गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है तथा नेशनल जो रिसर्च फाउंडेशन है, उसके लिए भी ये उसके आवश्यकता को भी ये बढ़ाता है और बार-बार इस कमी को रेखांकित किया गया है। तो इसीलिए ये चर्चा में है कौन? आर-एन-डी जो आपका रिसर्च जो है इंडियन रिसर्च डेफिसिट में है। तो मैटर क्यों करता है भारत के लिए? महत्व क्यों रखता है भाई? तो आर्थिक विकास के लिए हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। आर्थिक विकास के लिए क्या करना है? हमें हाई वैल्यू जॉब्स की ज़रूरी है। उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। रणनीतिक सुरक्षा के लिए जैसे डिफेंस में, स्पेस में, साइबर में, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होता है, तो रिसर्च ज़रूरी है। वैश्विक प्रभाव कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जैसे सॉफ्ट पावर के लिए, टेक्नोलॉजी लीडरशिप के लिए, समस्या और समाधान जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इस सब के लिए भी ये जो डी है आर-एन-डी रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है उसको ज़रूरी है। हमारे लिए जो भाई रिसर्च डेफिसिट एग्जिस्ट प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो रिसर्च डेफिसिट का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला कारण जो है कम सार्वजनिक एवं निजी निवेश। देखिए 0.7% तो यहाँ खर्च किया जा रहा है। प्लस में क्या है कि प्राइवेट को भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो भारत में जो है ना प्राइवेट सेक्टर आर-एन-डी कमजोर, मुख्य बोझ सरकार पर ही है। प्राइवेट जब जब तब तक निवेश इसमें नहीं आएगा तो क्या होगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ आएगा वो आपका सरकार पे ही आएगा। दूसरा क्या है शिक्षा प्रणाली में रोट लर्निंग है। क्या है? रोट लर्निंग। ओके, लर्निंग है। रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग की कमी है। यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग है ही नहीं, सोच है ही नहीं। ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। श्रेष्ठ शोधकर्ता विदेश में अवसर खोजते हैं। क्या होता है ना कि वहाँ विदेशों में क्या है ना कि अच्छी आपका सैलरी दिया जा रहा है, ठीक है? सैलरी दिया जा रहा है, आपको लाइफ स्टाइल एक मिल रहा है। तो लोग जो जो भी यहाँ के हैं अच्छे-अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या अवसर अपॉर्च्युनिटी उनके लिए आ जाता है कि चलो बाहर में ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं ज़्यादातर। तो इसी को बोला गया ब्रेन ड्रेन। इंडस्ट्री एकेडमिक डिस्कनेक्ट है, रिसर्च का कमर्शियलाइज़ेशन कम हुआ है, ओके? तो इसलिए क्या है कि इंडस्ट्री एकेडमी मतलब आपका उद्योग और एकेडमी का कनेक्शन नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स है, जैसे क्या है कि फंडिंग हो गया, अप्रूवल हो गया, आपका ऑटोनॉमी की यहाँ पे कमी है। तो इस कारण भी आपका ये डेफ़िसिट में आता है, कारण बनता है। अब परिणाम और इसका प्रभाव क्या है? तकनीकी निर्भरता है। भाई हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है ना बाहर से टेक्नोलॉजी को, अच्छे-अच्छे टेक्नोलॉजी को। कम पेटेंट है हमारे पास, ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो रहा है, वैश्विक वैल्यू चेन में सीमित हम लोग का भूमिका है। तो ये प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव या परिणाम है हमारा। तो आगे हम लोग को करना क्या चाहिए? बताइएगा ना समाधान, जैसे पूछेगा तो समाधान में हमारा क्या है पहला, जो हम लोग को क्या करना चाहिए कि पहला तो है कि आर-एन-डी पे व्यय बढ़ाना है। क्या? लक्ष्य कम से कम जो है 2% ऑफ जीडीपी का लक्ष्य रखना चाहिए। जो कैसा होना चाहिए? आउटकम बेस्ड फंडिंग होना चाहिए। मतलब क्या उससे आपका आउटकम निकल रहा है, उ उस आधारित पर फंडिंग करना चाहिए। पेटेंट जैसे हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, इस पे आपका फंडिंग करना चाहिए। डिफेंस, क्लाइमेट, हेल्थ जैसे राष्ट्रीय मतलब नेशनल प्रायोरिटी जो सेक्टर है, उस पर ज़्यादा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहिए। ओके? दूसरा क्या है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो एनआरएफ है, उसका संरचनात्मक सुधार होना चाहिए। क्यों? जैसे देखिए क्या है, अमेरिका का जो एनएसएफ है और यूके का यूकेआरआई है, जैसे मॉडल से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। विश्व जो यूनिवर्सिटी है ना, उसको केंद्र में सेंटर में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक जो है नौकरशाही का हस्तक्षेप से मुक्त स्वायत्त संस्था एनआरएफ को बनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान जो आप प्लस स्टेम दोनों का समान प्रतिक्रिया इसमें क्या है साइंस जो है ना साइंस और मैथमेटिक्स का बात करता है आपको स्टेम के जो एक स्कीम चलाया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी को भी समान अवसर देना, राज्यों को भी राज्य के विश्वविद्यालय को भी आपका समान अवसर देना चाहिए। अब तीसरा क्या है इसमें कि प्रोत्साहन प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि सुपर डिडक्शन टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा। क्या?
सुपर डिडक्शन, टैक्स इंसेंटिव दीजिए, पब्लिक प्राइवेट रिसर्च पार्टनरशिप को अपनाइए, स्टार्टअप्स को विश्वविद्यालय रिसर्च से जोड़ने की भी आवश्यकता है। क्या होता है ना कि जब तक उद्योग नहीं जुड़ेगा, तो इनोवेशन सीमित रहेगा। इंडस्ट्री को जब तक आप नहीं जोड़िएगा, तो नवाचार कहाँ से पता चलेगा कि क्या नवाचार की आवश्यकता है, उसकी तो भी तो ज़रूरत पड़ना चाहिए। हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए। क्या होता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या है कि यूजी से ही, मतलब अंडर ग्रेजुएट से ही क्या होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड लर्निंग के, मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि 10 12 से ही आपका रिसर्च बेस्ड लर्निंग आपको दिया जाए, अनुसंधान आधारित आपका सिखाया जाए, मल्टीपल एग्जिट हो, फ्लेक्सिबल जो करिकुलम हो उसको अपनाना चाहिए। टीचिंग यूनिवर्सिटीज प्लस रिसर्च यूनिवर्सिटीज का स्पष्ट जो हो, क्या हो ना, आपका विभाजन होने की आवश्यकता है। क्या है? स्पष्ट विभाजन जरूरी है। और पीएचडी में जो क्वालिटी लाना चाहिए, ओरिजिनलिटी, मतलब वास्तविकता पर जोर देना चाहिए। क्या होता है कि मतलब जब तक रिसर्च स्किल स्कूल से ही विकसित होना चाहिए। आप एक स्कूल में आप उसको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट उसको आपके ग्रेजुएट के बाद आप उसको अगर कुछ किसी चीज़ का, मतलब जैसे अनुसंधान का आप कौशल दे रहे हैं, तो उससे वो नहीं हो पाएगा, मतलब वो विकसित सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए स्कूल से ही हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग आत्मनिर्भर की ओर भी बढ़ेंगे, और हमारा जो विजन है 24/7 जो 2047 तक का, उसका भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। ब्रेन ड्रेन से देखिए क्या है, ब्रेन गेन की ओर बढ़ाना चाहिए। क्या स्थिति अभी क्या है कि आईआईटी हो गया, आईएससी जो ग्रेजुएट का बड़ा हिस्सा क्या हो जाता है, विदेशों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बेहतर फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोनॉमी है। और इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए कि रिजर्व ब्रेन ड्रेन प्रोग्राम चलाना चाहिए, ग्लोबल इंडियन रिसर्च चेयर्स होना चाहिए। ओके। और क्या होना चाहिए? विदेशी शोध अनुभव को भारतीय संस्थानों से जोड़ना चाहिए, और प्रतिभा पलायन रोकने से अधिक प्रतिभा वापसी भी जरूरी होता है, तो इस पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या है आज का? तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन करना चाहिए, इंडस्ट्री और एकेडमी को सहयोग करना चाहिए, कि ताकि क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपस में करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलना चाहिए, फैकल्टी को स्टार्टअप कंसल्टिंग की अनुमति होनी चाहिए। रिसर्च तभी सार्थक है जब वह समाज तक पहुँच सके। ये क्या है ना, आपका ऐसे में ये आप कोड कर सकते हैं आप ये वर्ड, रिसर्च तभी सार्थक है वह जब वह समाज तक पहुँचे। नहीं तो समाज तक जब पहुँच ही नहीं, रिसर्च करने से फ़ायदा क्या है? और हमारा जो लास्ट का है समाधान, प्रशासनिक सुधार भी आना चाहिए, जैसे ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी जो है, आपका उत्तरदायित्व है और स्वायत्तता भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, सिंगल विंडो रिसर्च क्लियरेंस की गठन करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रांट्स देना पड़ेगा, जैसे 5 से 7 या वर्ष तक आपको कोई भी लॉन्ग टर्म ग्रांट अनुदान की ज़रूरत है। रिसर्च ऑटोनॉमी विथ आपका परफॉर्मेंस ऑडिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस उसका ऑडिट कीजिए रिसर्च स्वायत्तता पे, और शोध स्वतंत्रता मांगता है, अविश्वास नहीं। ओके। ये भी देखिए, शोध स्वतंत्रता मांगता है, अविश्वास नहीं। तो ये हमारा समाधान हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा जो ये क्वेश्चन है आपका इस पे, तो भारत में अनुसंधान घाटा है, इंडियन रिसर्च डेफिसिट के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्या क्यों है? इसे दूर करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का आलोचनात्मक आप मूल्यांकन करते हुए आगे की राह सुझाइए 250 में। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसा लग रहा है जो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आज बस इतना ही। और हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका एमसीक्यू पॉलिटी का चल रहा है। आज का जो मुद्दा, कल का तो उपराष्ट्रपति और पीएम जो था, और आज हमारा उपराज्यपाल रहेगा, आपका सीएम रहेगा, और लोकसभा यानी आपका संसद रहेगा। तो ये इस मुद्दे से है, तो प्लीज़ आप आइए जुड़िए। और रात में हमारा जो चल रहा है एनसीईआरटी का बैच, आपका ज्योग्राफी का 6 to 12 का,
तो उसे भी आप देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो टॉपिक वाइज़ है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।